प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल सह आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। अपने पिछले वीडियो में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार नीति के बारे में चर्चा की थी और ये देखा था कि उसने अपने साम्राज्य विस्तार नीति को दो भागों में विभाजित किया। पहले उसने उत्तर भारत के राज्यों को जीता और उसके बाद उसने दक्षिण भारत के राज्य की ओर अपने विजय अभियान भेजे। तो उत्तर भारत के विजय अभियान में सबसे पहले हमने गुजरात विजय के बारे में पढ़ा था और देखा था कि गुजरात को जीतने के बाद उसके पड़ोस में खंबात क्षेत्र को भी जीत लिया गया और खंबात से उन्हें मलिक काफूर नामक एक हिंदू खोजा प्राप्त हुआ था, जिसने उसकी दक्षिण विजय को आसान बना दिया। मलिक काफूर को 1000 स्वर्ण दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। गुजरात को दिल्ली सल्तनत के अधीन एक प्रांत बना दिया गया और सरदार अल्प खां को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया। अब उत्तर भारत के एक अन्य मजबूत किले की हम बात करेंगे जिसको उसने अपना निशाना बनाया और वह था रणथंभौर का किला। अलाउद्दीन की रणथंभौर विजय 1301 ईस्वी में हुई। रणथंभौर जो कि राजस्थान में स्थित था, तो ये राजस्थान पूरा क्षेत्र जो है गंगा के मैदानी क्षेत्रों और गुजरात के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी था। इसलिए गुजरात की विजय के बाद अलाउद्दीन ने राजस्थान में अपने शासन को मजबूत बनाने की ओर ध्यान दिया। सबसे पहले उसका ध्यान रणथंभौर की ओर आकृष्ट हुआ। वहाँ उस समय पृथ्वीराज चौहान के वंशजों का शासन था। राणा हमीर वहाँ पर शासन कर रहा था। अब हम ये जानें कि अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर हमला क्यों किया। तो इसके दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि ऐसे किले को पुनः जीतना जो पहले दिल्ली सल्तनत का अंग रह चुका था, दिल्ली सुल्तान अपना पवित्र कर्तव्य समझता था। तो रणथंभौर के किले पर इल्तुतमिश ने अधिकार किया था, बाद में राजपूतों ने उसे वापस छीन लिया था। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद अलाउद्दीन ये सोचता था कि चूंकि ये पहले दिल्ली सल्तनत का हिस्सा रह चुका था, तो अब वापस दिल्ली सुल्तान को उसके इस पर अधिकार करना चाहिए। रणथंभौर पर आक्रमण का दूसरा कारण था कि यहाँ के राणा हमीर ने कुछ विद्रोही नव मुसलमान को अपने यहाँ शरण दी थी और उसके इस दुस्साहस के लिए दंड देना अलाउद्दीन जरूरी समझता था। यानी जो मंगोल थे उनमें से कुछ लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था और अलाउद्दीन से बचकर जो है ये राणा हमीर के पास पहुंचे थे और राणा हमीर ने, जो कि राजपूतों की परंपरा रही है शरणागत की रक्षा करना, तो उसने अपने यहाँ उनको शरण दे दी थी, जबकि अलाउद्दीन इन्हें वापस लेना चाहता था। डॉक्टर एस.आर. शर्मा लिखते हैं कि राजस्थान का युद्ध सुल्तान की यथार्थवादी नीति का पहला फल था। हमीर महाकाव्य और इसामी के अनुसार रणथंभौर के चौहान शासक हमीर देव ने विद्रोही नव मुस्लिम मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन को सौंपे जाने से इनकार कर दिया था। अतः सुल्तान ने उलूग खां और नुसरत खां, जो कि उसके प्रमुख सेना नायक थे, उनको रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। किंतु रास्ते में रणथंभौर से पहले झाइन का दुर्ग आता है और इसलिए उन्होंने पहले झाइन के दुर्ग पर अधिकार किया और उसके बाद उन्होंने रणथंभौर का घेरा डाला। लेकिन रणथंभौर के घेरे के समय एक हमले के वजह से नुसरत खां की मृत्यु हो गई। राणा हमीर तथा उसके पराक्रमी सैनिकों ने वीरतापूर्वक दुर्ग की रक्षा की और ये सूचना जब अलाउद्दीन के पास पहुंची तो अलाउद्दीन स्वयं 1300 ईस्वी में एक विशाल सेना के साथ रणथंभौर की ओर बढ़ा और उसका घेरा डाल दिया। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, जो इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ था, किले और उसकी घेराबंदी का सजीव वर्णन उसने किया है। लगभग 11 महीने तक किले को जीता नहीं जा सका। अंत में अलाउद्दीन ने छल से काम लेते हुए राणा हमीर के दो मंत्रियों रणमल और रतिपाल को प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। यानी उन्हें धन का प्रलोभन दिया और वे उसकी ओर आ गए। और कहा जाता है कि उन्होंने किले का एक ऐसा हिस्सा बता दिया, कमजोर पक्ष, जिससे किले के ऊपर आक्रमण किया जा सकता था। तो इस प्रकार 1301 ईस्वी में किले का पतन हो गया। राणा हमीर वीरगति को प्राप्त हुआ और राजपूती क्षत्रियों ने वहाँ पर जौहर किया। डॉक्टर के.एस. लाल के अनुसार राणा ने अपने वंश की उच्च परंपराओं का पालन किया और अद्वितीय वीरता के साथ युद्ध लड़ा। उसने शरणागत मंगोलों को शत्रु के हवाले नहीं किया। अलाउद्दीन ने विश्वासघाती मंत्री रणमल तथा रत्नपाल को भी मरवा दिया। बुल्डले हैग कहते हैं कि
अलाउद्दीन की नीति की यह विशेषता थी कि वह पहले विश्वासघातकों की सेवाओं से लाभ उठा लेता था और फिर उसी विश्वासघात के अपराध में जिससे वह अपना काम बनाता उन्हें मृत्युदंड दे देता था। तो ऐसा ही उसने रणमल और रतिपाल के साथ भी किया। साथ ही ये भी कहा जाता है कि मोहम्मद शाह मंगोल जो नव मुस्लिम हो चुका था, तो हमीर ने उनकी रक्षा की थी और उसी के क्रम में ये आक्रमण हुआ था। और जब कहा जाता है कि युद्ध क्षेत्र में जब मोहम्मद शाह को पकड़कर सुल्तान के समक्ष लाया गया और उससे ये कहा गया कि अब तुम बताओ कि अब तुम किसे राजा बनाना पसंद करोगे, तब मोहम्मद शाह ने जवाब दिया कि मैं राणा हमीर के वंशजों को गद्दी पर बिठाऊंगा। ये बात सुनकर अलाउद्दीन जो है बहुत आग बबूला हो गया और उसने हाथी के पैरों के नीचे मोहम्मद शाह को कुचलवा दिया। यानी जो नव मुस्लिम थे जिनके लिए हमीर ने अपना प्राण दिया था, राज्य का बलिदान दिया था, उन्होंने भी उसके पक्ष को लेकर अपनी जान दे दी। रणथंभौर का शासन अब सुल्तान के अधीन था और उसने वहाँ की प्रशासनिक स्थिति उलूग खां को सौंपी और खुद जो है राजधानी दिल्ली लौट गया। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के एक और महत्वपूर्ण किले चित्तौड़ की। चित्तौड़ के विरुद्ध अभियान 1303 ईस्वी में किया गया और रणथंभौर की विजय से प्रोत्साहित होकर अलाउद्दीन ने राजस्थान के प्रमुख राज्य मेवाड़ की ओर ध्यान दिया, जो रणथंभौर के बाद राजस्थान का सबसे शक्तिशाली राज्य था। इसलिए अलाउद्दीन ने उसे झुकाना जरूरी समझा। इसके अलावा वहाँ के राजा रतन सिंह ने खिलजी सेनाओं को मेवाड़ के इलाके से गुजरात होकर जाने की अनुमति नहीं देकर सुल्तान को नाराज भी कर दिया था। इसके अलावा अजमेर मालवा मार्ग पर भी चित्तौड़ का नियंत्रण था। चित्तौड़ के व्यापारिक और सामरिक महत्व के कारण अलाउद्दीन चित्तौड़ को नियंत्रण में लाना जरूरी समझता था। इसके अलावा यदि हम दंत कथाओं पर और परंपराओं पर विश्वास करें तो इसका तात्कालिक कारण ये था कि राणा रतन सिंह की अत्यंत रूपवती रानी पद्मिनी के प्रति सुल्तान अलाउद्दीन का मोहित होना, किंतु इसका किसी समकालीन ग्रंथ अथवा अभिलेखों में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अनेक आधुनिक इतिहासकार इस कथा को स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि 100 साल से भी अधिक समय बाद पहली बार इसका जिक्र हुआ। यानी 100 सालों में कहीं भी रानी पद्मिनी और उसकी कहानी जो है उसका उल्लेख नहीं मिलता है। बाद में हिंदी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने इसे और रंगीन और रोमांचक बनाया। चित्तौड़ का जो किला है वो अजय माना जाता था और कहा भी जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी गढ़ गढ़ैया। इस प्रकार चित्तौड़ के किले को भी अलाउद्दीन जीतना चाहता था। जनवरी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और किले का घेरा डाल दिया। कहा जाता है कि चित्तौड़ नामक पहाड़ी पर उसने अपना शिविर लगाया। यहाँ पर भी अमीर खुसरो साथ में था सुल्तान की सेना के साथ आक्रमण अभियान के समय, और उसने अपने जो है विवरण में इस अभियान का उल्लेख किया है। राणा रतन सिंह ने 7 महीने तक बहादुरी से अलाउद्दीन का मुकाबला किया, परंतु जब रसद की कमी हो गई किले में, तब राजपूती सेनाओं ने बाहर आकर शत्रु का मुकाबला किया बहादुरी के साथ, किंतु अंत में अगस्त 1303 ईस्वी में किले पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। सुल्तान ने चित्तौड़ का शासन अपने बड़े पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया। लेकिन चित्तौड़ विजय ज़्यादा स्थायी नहीं हो पाई क्योंकि खिज्र खां जो है चित्तौड़ में राजपूतों के प्रतिरोध की वजह से परेशान हो गया और बाद में दिल्ली लौट गया। इसके बाद 1305 ईस्वी में मालवा के खिलाफ अभियान किया गया और आइन उल मुल्क को ने जो है मालवा नरेश महालक देव को पराजित किया। इसके परिणाम स्वरूप धारा, उज्जैन, मांडू और चंदेरी के दुर्ग सुल्तान को प्राप्त हुए। उत्तर भारत में अलाउद्दीन का आखिरी आक्रमण 1311 ईस्वी में जालौर पर हुआ। जालौर पर इस समय चौहान वंश के राजा कानड़ देव का शासन था। 1309 ईस्वी में जालौर विजय के लिए गई खिलजी सेना को राजपूतों ने पराजित कर दिया था। अंत में अलाउद्दीन ने कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक बड़ी सेना जालौर के खिलाफ भेजी। विद्यार्थियों, जब ये बड़ी सेना वहाँ पहुँची तो उसने अंततः जालौर पर अधिकार कर लिया 1311 में, और कानड़ देव और उसका पुत्र वीरम देव जो है वो इस युद्ध में मारा गया। राज परिवार के अनेक सदस्य जो है मारे गए।
राज परिवार का सिर्फ एक ही सदस्य जीवित बचा और वह था कानड़देव का एक भाई मालदेव, जिसने अलाउद्दीन को खुश करके चित्तौड़ की सूबेदारी प्राप्त की। जालौर भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। इस प्रकार गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, जालौर, मालवा, सिवाना आदि को जीतने के बाद उत्तर भारत की विजय अलाउद्दीन की पूरी हुई और जालौर की विजय ने अलाउद्दीन की राजस्थान विजय को पूरा कर दिया। बूंदी, मंडोर और टोंक भी अलाउद्दीन के अधीनता में चले गए। यद्यपि अलाउद्दीन की राजस्थान की विजय अत्यंत अस्थिर थी और अलाउद्दीन के सूबेदारों को लगातार राजस्थान में राजपूतों से मुकाबला करना पड़ा, परंतु फिर भी अलाउद्दीन का उद्देश्य पूरा हो गया। राजस्थान के मजबूत किले उसके अधिकार में हो गए तथा गुजरात और दक्षिण भारत के मार्गों पर उसका आधिपत्य हो गया। यानी अब उसके लिए गुजरात जाना आसान हो गया और साथ ही दक्षिण भारत जाने वाले जो भी रास्ते थे वो मालवा और चित्तौड़ होकर जाते थे। तो इन मालवा और चित्तौड़ की विजय हो जाने से अब दक्षिण और उत्तर भारत को जोड़ने वाले मार्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। राजस्थान की विजय अलाउद्दीन की विजय योजना का एक सुनिश्चित भाग था और जो सफलता उसने वहाँ प्राप्त की उससे उसके उद्देश्य की पूर्ति हो गई। यानी अलाउद्दीन का जो मुख्य उद्देश्य यही था कि वो दक्षिण जाना चाहता था, दक्षिण के राज्यों को जीतना चाहता था। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए ज़रूरी था कि दक्षिण जाने वाले रास्ते सुरक्षित हों खिलजी सेना के लिए, और चित्तौड़ और रणथंभौर, मालवा आदि को जीतने के बाद उसकी ये मंशा पूर्ण हो गई। और इसके बाद हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण की ओर अभियान किए और अब उत्तर से लेकर दक्षिण तक आक्रमण करने में उसे सुविधा हो गई और उसने गुजरात के बाद जो है देवगिरी है, तेलंगाना है, द्वार समुद्र है, पांडे राज्य हैं, इन राज्यों को एक के बाद एक जीतना शुरू कर दिया। और इन उत्तर भारत की विजय के प्रति जो नीति थी उसमें हमने देखा कि इन सारे राज्यों को उसने क्या किया, अपने राज्य में मिला लिया, यानी उन्हें अपने राज्य का हिस्सा बना लिया, अपने सेना नायकों को, अपने पुत्र को वहाँ का सूबेदार बनाया। लेकिन आगे अपनी जो अगला वीडियो होगा, अगली कक्षा होगी हमारी, हम उसमें बात करेंगे दक्षिण भारत की विजय की। तो दक्षिण भारत के लिए जो हमने पहले भी चर्चा की थी कि उसकी नीति यही थी कि वो उन राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं लेना चाहता था, वो सिर्फ वहाँ से धन लूटना चाहता था और ये चाहता था कि उसे अधिक धन प्राप्त हो, जिसके लिए वो राज्य अगर उन्हें कर दे देते हैं तो वो उन राज्यों को अपना राज्य चलाने के लिए वापस लौटा देगा। तो इस प्रकार उत्तर और दक्षिण भारत के प्रति उसने अलग अलग नीतियों का प्रयोग किया और ये व्यवहारिक भी थी, क्योंकि उस समय यातायात के साधन बहुत कम थे और नदियाँ और जंगल, पहाड़, इनसे पूरा रास्ते भरे हुए थे। तो उत्तर में रहकर, दिल्ली में रहकर वह दक्षिण के राज्यों को अपने अधिकार में लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकता था। तो इसलिए उसने यथार्थवादी नीति का प्रयोग किया और उत्तर भारत के राज्यों को अपने अधीनस्थ बना लिया, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों को सिर्फ कर देने के लिए तैयार हो जाने पर ही उनको अपना शासन खुद चलाने के लिए मुक्त कर दिया। और यही नीति हमने देखा था कि प्राचीन काल में सम्राट समुद्रगुप्त के द्वारा अपनाई गई, जो वो भी एक व्यवहारिक नीति थी। तो इस प्रकार उत्तर भारत की विजय अलाउद्दीन की पूरी होती है। किस प्रकार उसने साम्राज्य विस्तार किया, उसे क्या फ़ायदा हुआ, और इसके बाद हम देखेंगे कि दक्षिण भारत के प्रति उसकी नीति क्या रही, कौन कौन से राज्य थे और उनके राजा कौन थे। और ज़्यादातर जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अधिकांश राज्यों के राजाओं ने अलाउद्दीन की सेनाओं का डटकर सामना नहीं किया और उसकी सैन्य शक्ति के बल पर जो है पराजय को अपनी स्वीकार कर लिया और अधीनता स्वीकार कर ली। तो विद्यार्थियों, मैं सोचती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अपने कमेंट्स, अपने सुझाव शेयर करें। धन्यवाद।